The Investor's Lens, a podcast series by UTI Mutual Fund. UTI म्यूचुअल फंड द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट सीरीज में हम म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट्स पे चर्चा करते हैं और उन्हें सिंपल बनाते हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चर्चा होने जा रहा है, वो है इंडेक्स फंड्स और ETFs। ये इंडेक्स फंड्स और ETF है क्या, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, ये आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को किस तरह से बूस्ट कर पाएगा, इन सब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं मिस्टर अंकित सिंघानिया। मिस्टर सिंघानिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। तो सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगी कि इंडेक्स फंड है क्या? इंडेक्स फंड ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। अब ये मार्केट इंडेक्स क्या है? ये एक तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक है जो एनालाइज करके क्रिएट किया जाता है बाय इंडेक्स प्रोवाइडर, जैसे कि निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी 500। तो ये इंडेक्स फंड उन पर्टिकुलर इंडेक्स के स्टॉक कंपोजिशन को रेप्लिकेट करते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन द सेम सिक्योरिटीज इन द सेम प्रोपोर्शन, ताकि इंडेक्स के आसपास का रिटर्न जनरेट कर सके। अच्छा। इस स्ट्रक्चर में कोई भी तरह का डिस्क्रिशन यूज नहीं किया जाता है और फंड मैनेजर्स सिंपली जो इंडेक्स का कॉम्पोजिशन है उसको इफेक्टिवली रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। अब इंडेक्स भी 3 तरह के होते हैं। अगर मैं तीनों तरीकों की बात करूं तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ इंडेक्स है वो है मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स, जहां स्टॉक्स का सिलेक्शन उनके मार्केट कैप के बेसिस पे किया जाता है। जैसे निफ्टी 50 टॉप 50 स्टॉक्स बेसिस देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, या निफ्टी 500 या मिड कैप 150, जहां मार्केट कैप ऑफ द स्टॉक के बेसिस पे स्टॉक्स को सेलेक्ट करके इंडेक्स को क्रिएट किया जाता है। जो दूसरा टाइप ऑफ इंडेक्स है वो है सेक्टोरल थीमेटिक, जहां पे स्टॉक्स का सिलेक्शन एक पर्टिकुलर थीम या सेक्टर के बेसिस पे किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं एग्जांपल ऑफ सेक्टोरल थीमेटिक इंडेक्स लाइक निफ्टी बैंक या निफ्टी IT। निफ्टी बैंक क्या करता है, जितने भी स्टॉक्स बैंकिंग सेक्टर में हैं उनके हिसाब से इंडेक्स क्रिएट करता है। वैसे ही निफ्टी ऑटो है, जो कंपनीज ऑटोमोबाइल बिजनेस में इंगेज्ड हैं उनके बेसिस पे इंडेक्स क्रिएट करता है, या IT। जो तीसरा टाइप ऑफ इंडेक्स है वो है फैक्टर बेस्ड और स्मार्ट बीटा इंडाइसेस और स्मार्ट बीटा इंडेक्स, जहां पे स्टॉक्स का सिलेक्शन मार्केट कैप के बेसिस पर ना करके उन स्टॉक्स के प्राइस मूवमेंट बिहेवियर या एट्रीब्यूट, जैसे कि फंडामेंटल एट्रीब्यूट, क्वालिटी और वैल्यू, उसके बेसिस पे स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है। तो ये 3 तरह के इंडेक्स बाजार में अवेलेबल हैं, जिनके बेसिस पे ये इंडेक्स फंड उनको रेप्लिकेट करके स्कीम का रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत खूब। तो चलिए, इंडेक्स फंड तो थोड़ा बहुत समझ में आ ही रहा है। अब बात करते हैं एक्सचेंज ट्रेड फंड यानी ETF के बारे में। ये क्या है? इंडेक्स फंड्स की तरह ETFs भी एक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स, फिक्स्ड इनकम या इक्विटी या किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को रेप्लिकेट करते हुए उसके परफॉर्मेंस को जनरेट करने की कोशिश करता है। ETFs के केस में वो अवेलेबल होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे टू बी बॉट और सोल्ड, जहाँ पे आप उन्हें रियल टाइम बेसिस पे बाय या सेल कर सकते हैं। अब ETF 3 टाइप के होते हैं, जिसमें है इक्विटी ETF, फिक्स्ड इनकम ETF और कमोडिटी ETF। इक्विटी ETFs के अंदर आप वैसे ETFs हैं जो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, या पर्टिकुलर सेक्टोरल थीमेटिक इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, या फैक्टर बेस्ड इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। अगर हम फिक्स्ड इनकम की बात करें तो फिक्स्ड इनकम में मनी मार्केट इंडेक्स भी है, फिक्स्ड इनकम में 10 ईयर बेस्ड ETFs भी है, 5 ईयर GSEC बेस्ड ETF भी हैं, और बहुत सारे तरह के फिक्स्ड इनकम इंडाइसेस हैं जिनको रेप्लिकेट करके फिक्स्ड इनकम ETFs भी बनते हैं। और अगर हम कमोडिटी स्पेस में बात करें तो कमोडिटी में अभी के हिसाब से 2 कमोडिटीज़ अवेलेबल हैं जिन पे ETF लॉन्च किया जा सकता है, वो है गोल्ड और सिल्वर। तो इस तरह से अगर आप देखें ETF स्ट्रक्चर में भी आपको तीनों एसेट क्लास अवेलेबल हैं, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और गोल्ड, जो आपको एक कॉस्ट इफिशिएंट वे देते हैं मार्केट में एक्सपोजर लेने का। अब जब इंडेक्स फंड और ETF दोनों ही समझा दिया है, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है वो बताइए। ETF और इंडेक्स फंड में जो बेसिक डिफरेंस है वो है स्ट्रक्चर का, और इस स्ट्रक्चरल डिफरेंस के कारण कुछ एक डिफरेंस जो हाईलाइट किए जा सकते हैं। जो पहला डिफरेंस है ETF और इंडेक्स फंड में वो है अवेलेबिलिटी। इंडेक्स फंड अवेलेबल होते हैं बाइंग एंड सेलिंग के लिए सिर्फ क्लोजिंग एनएवीज पे, वेयरएज इन केस ऑफ ETF ये आपके लिए अवेलेबल होते हैं एट रियल टाइम प्राइसेस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। मतलब आप ETFs को रियल टाइम बेसिस पे बाय कर सकते हैं
ऑन NSE और BSE करेक्ट एट देयर एप्लीकेबल प्राइसेस, जो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अवेलेबल है मार्केट पे। राइट। जो दूसरा डिफरेंस है वो है डीमैट फॉर्म का। ETFs को आपको कंपल्सरी डीमैट फॉर्म में ही होल्ड करना पड़ेगा। ETF नॉन डीमैट फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, जबकि इंडेक्स फंड के केस में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप उसको डीमैट फॉर्म या नॉन डीमैट फॉर्म में भी होल्ड कर सकते हैं। जो तीसरा डिफरेंस है वो है एक्सपेंस का। राइट। वैसे तो ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा दिखता है कि ETFs आर रिलेटिवली चीपर देन इंडेक्स फंड, बिकॉज TRs ETF में रिलेटिवली थोड़े कम होते हैं। Right. बट इन्वेस्टर्स को सिर्फ TR ना देखते हुए टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप भी देखना चाहिए बिफोर ट्रांजेक्टिंग इनटू ETFs। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि इन केस ऑफ ETF SIP फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, जो कि इंडेक्स फंड्स में है, जहां पे आप धीरे धीरे पैसा एक्यूमुलेट करके, पैसा इन्वेस्ट करके अपना एक अमाउंट एक्यूमुलेट करके आप कॉर्पस बना सकते हो। वो फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल नहीं है। जो फिफ्थ डिफरेंस वो ये है कि इंडेक्स फंड के केस में एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट एप्लीकेबल होता है। मतलब अगर आपको बाय करना है तो आपको एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट चाहिए, उसके बेसिस पे ही आप बाइंग कर सकते हैं। करेक्ट। जबकि ETF के केस में वो आपके लिए एक यूनिट भी अवेलेबल है एक्सचेंज पे बाय और सेल करने के लिए। तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट वाला रिक्वायरमेंट है वो ETF के केस में एप्लीकेबल नहीं है। तो मोटा मोटी अगर आप देखें तो ये 5 डिफरेंस हैं जो कि डिफरेंट बनाते हैं ETF और इंडेक्स फंड को, डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट कि वो दोनों सेम काम कर रहे होते हैं। अब क्योंकि फर्क समझ में आ रहा है, बताइए कि इन्वेस्टर्स को ETFs और इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट क्यों कंसिडर करना चाहिए? अगर हम ETF और इंडेक्स फंड्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जहां पे वो मार्केट में पार्टिसिपेट करके अपने लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, जो 3 मेजर एडवांटेज मैं आपको भी बता सकता हूँ वो ये है सिंप्लिसिटी, डाइवर्सिफिकेशन एंड लो कॉस्ट। Right. अगर मैं सिंप्लिसिटी की बात करूं तो ETF और इंडेक्स फंड का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए, और जहां इन्वेस्टर्स बहुत ही सिंपलिस्टिकली इन्वेस्ट करके बिना किसी डिस्क्रिप्शन के मार्केट में एक्सपोजर ले सकते हैं और मार्केट का रिटर्न कमा सकते हैं। करेक्ट। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो डाइवर्सिफिकेशन का है, जैसे कि ETF और इंडेक्स फंड दोनों में ही बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जहां इन्वेस्टर्स एक इंडेक्स फंड के थ्रू एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में एक्सपोजर लेके अपने रिस्क को कंट्रोल में रखते हुए रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और तीसरी बात अगर मैं बात करूं तो वो है लो कॉस्ट, बिकॉज ETF और इंडेक्स फंड एक पैसिवली मैनेज स्ट्रैटेजी है, और इस कारण से इनका अगर कॉस्ट स्ट्रक्चर देखें, TR स्ट्रक्चर देखें और उसको कंपेयर करें अगर एक्टिवली मैनेज स्ट्रैटेजी से, तो वो रिलेटिवली काफ़ी कम है। तो इन्वेस्टर्स के लिए एक कॉस्ट एफिशिएंट तरीका हो जाता है बाजार में पार्टिसिपेट करके रिटर्न कमाने का। तो अगर हम इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए देखें तो ETF और इंडेक्स फंड एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और सिंपल तरीका है इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट्स में पार्टिसिपेट करने को। अब इंडेक्स फंड्स और ETFs के बारे में हम समझ चुके हैं, अब इन दोनों को लेकर क्या रिस्क हैं, इनके बारे में आप प्लीज बताइए। जैसा कि मैंने बताया, ETFs और इंडेक्स फंड एक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स या सिक्योरिटी या कमोडिटी को रिप्लिकेट करते हैं, तो इनका रिस्क भी उस पर्टिकुलर मार्केट इंडेक्स, सिक्योरिटी या कमोडिटी पे निर्भर करता है। Okay. अगर इनमें से कोई भी फ्लक्चुएट करता है तो ETF या इंडेक्स फंड का वैल्यू भी फ्लक्चुएट करेगा। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर कोई पर्टिकुलर ETF और इंडेक्स फंड किसी एक कमोडिटी को रेप्लिकेट कर रहा है तो उस कमोडिटी के उतार और चढ़ाव के साथ ETF का वैल्यू भी ऊपर और नीचे जाएगा। Right. इसके अलावा ETFs और इंडेक्स फंड में माइनर ट्रैकिंग डिफरेंस भी आ सकता है, जो कि होता है बिकॉज ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, TR एंड अदर एसोसिएटेड कॉस्ट। चलिए अब बताइए अंकित जी कि इन्वेस्टर्स ETFs और इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो में कैसे ऐड करें? ETF और इंडेक्स फंड को यूज़ करने के बहुत सारे अप्रोचेस देखे जा सकते हैं। जो पहला अप्रोच मैं आपको बताऊं वो ये है कि इसको कोर और सैटेलाइट अप्रोच में यूज़ किया जा सकता है। व्हेन आई से कोर एंड सैटेलाइट, मतलब कुछ इन्वेस्टर्स के लिए ETF और इंडेक्स फंड अपने कोर पोर्टफोलियो का पार्ट बन सकते हैं, जहां पे ये ट्रांसपेरेंट और सिंपल तरीका से ब्रॉड मार्केट में एक्सपोजर लेके अपने वेल्थ क्रिएशन जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। जबकि कुछ इन्वेस्टर्स के लिए सैटेलाइट अप्रोच बन सकता है, जहां पे वो अपना कुछ एलोकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो इन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में डाल के मार्केट का एक्सपोजर ले सकते हैं। अच्छा। दूसरा यूसेज है ETF और इंडेक्स फंड का कि इन्वेस्टर्स को अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर या थीम में इंटरेस्ट है और उनको वो अट्रैक्टिव लगता है,
तो वो यहाँ पे आके एक्सपोजर ले सकते हैं, बिकॉज ETF और इंडेक्स फंड मोस्टली हर थीम के लिए अवेलेबल है, या तो वो बैंकिंग हो, ऑटो हो, IT हो, फार्मा हो, हर थीम में अवेलेबल है। तो अगर इन्वेस्टर्स को किसी भी एक पर्टिकुलर थीम में इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पे आके एक्सपोजर ले सकते हैं। और जो तीसरा एडवांटेज है या तीसरा अप्रोच है ETF को यूज़ करने का, वो ये है कि आप इसको टैक्टिकली रीबैलेंस कर सकते हो। अच्छा। अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर या थीम में एक्सपोजर लिया है और अब आपको उसको शिफ्ट करना है टू अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, तो वो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से किया जा सकता है थ्रू एन इंडेक्स और ETF फंड रूट। तो अब आखिरी सवाल, इन्वेस्टर्स को इंडेक्स फंड्स और ETFs में इन्वेस्ट करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ETFs और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते समय इन्वेस्टर्स को 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें से पहला नंबर आता है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का। सबसे पहले इन्वेस्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसा है। उनको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में एक्सपोजर लेना है या पर्टिकुलरली किसी थीम या सेक्टर की तरफ जाना है, उसके हिसाब से वो ETF और इंडेक्स फंड को चूज कर सकते हैं। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखने के लिए, वो है इन्वेस्टमेंट होराइजन। आप अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन पहले से डिफाइन कर ले तो वो आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को भी डिफाइन करने में हेल्प करेगा। अच्छा। अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आप थोड़े रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स में एक्सपोजर ले सकते हैं। अच्छा। जबकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ा शॉर्ट है तो आपको रिलेटिवली सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को ध्यान में रखना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरा एस्पेक्ट है वो है कॉस्ट। जब आप किसी भी स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करते हो तो आपको देखना चाहिए कि आपका टोटल एक्सपेंस रेशियो कैसा बैठ रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे बैठ रहे हैं, बिड आस्क स्प्रेड कैसा है ETF के केस में, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपका कितना लग रहा है। बिकॉज एक्सपोजर लेते समय आपको वो कॉस्ट पे करना है, एक्सपोजर से बाहर निकलते समय भी आपको वो कॉस्ट पे करना है, विच इज बाइंग एंड सेलिंग कॉस्ट। तो ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर्स को ETF और इंडेक्स फंड चूज करना चाहिए। तो आज इंडेक्स फंड्स और ETFs के बारे में काफी जानकारी मिली है हमें अंकित सिंघानिया जी से। मिस्टर सिंघानिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू, द प्लेजर वाज ऑल माइन। लिसनर्स से तो यही दरख्वास्त है कि आप सुनते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में खूब सारा अब अवेयरनेस इंप्रूव हुआ होगा, यही उम्मीद है। अगली बार आएंगे एक और एपिसोड लेकर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। To know about the KYC documentary requirements and procedure for change of address, phone number, bank details, etc., please visit www.utimf.com/service-request/KYC. Please deal with only registered mutual funds, details of which can be verified on the SEBI website under intermediaries/market infrastructure institutions. All complaints regarding UTI Mutual Fund can be directed towards service@uti.co.in and or visit scores.sebi.gov.in. Or to escalate, investors may visit smartodr.in/login online dispute resolution portal. This material is part of Investor Education and Awareness Initiative of UTI Mutual Fund.